लेकिन उस देश में पैदा हुआ है, तो आप उससे डॉक्यूमेंट कहां से हासिल करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव और देहात में रहते हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होते, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। आसाम में जो एनआरसी किया तो आपने 15 डॉक्यूमेंट लोगों से मांगे कि ये 15 डॉक्यूमेंट देंगे तब आपका नाम एनआरसी में आएगा, अदरवाइज वो इस लिस्ट से बाहर। आप जानते हैं कि आसाम की जो मूवमेंट चली थी, मुझे ये कहते हुए कोई तकल्लुफ कोई तरफ नहीं है, आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन कि ये एनआरसी का इशू बीजेपी का छोड़ा हुआ इशू नहीं है। बीजेपी ने इस्तेमाल किया उसको, लेकिन आप जानते हैं कि एनआरसी का सबसे पहले सोचा कांग्रेस गवर्नमेंट ने आसाम में, पहले 1951 में और उसके बाद लगातार 1971 से जो तहरीक चली थी, आंसू की मूवमेंट हो या एजीपी की मूवमेंट हो, ये मूवमेंट कांग्रेस के दौर के लिए पहले आपने देखिए कितनी बार चेंजेस आई सिटीजनशिप लॉ के अंदर, आपको इल्म होना चाहिए। बर्थ यानी पैदाइश, कोई आदमी यहां पैदा हो गया वो भारत का सिटीजन है, नागरिक है। हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आके यहां शरण लें, आप उनको जरूर निकालें, लेकिन कोई बाहर का आदमी यहां रह जाए, इसके मुकाबले में देश के किसी सिटीजनशिप को बाहर निकाल देना ये बहुत बड़ा पाप है, जुर्म है, खिलाफ कानून है। तो ये जो कानून बनाया गया था, ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसके खिलाफ पूरे देश में तहरीक चली। आप सिटीजनशिप के लिए कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आपने कहा कि राशन कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी और उसके बाद आधार कार्ड आपने बनाया। बाद में फिर आपने ये कह दिया कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड में जो पूरी इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी गवर्नमेंट ने, और इस बात का अंदेशा था, इस बात का अप्रीहेंशन था कि आधार कार्ड के जरिए से आपकी पूरी लाइफ को सरकार स्कैन कर सकती है, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन, आपके सोशल मीडिया के तमाम चैट्स, आपकी पर्सनल लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया प्राइवेसी के ऊपर में, और उसमें आधार कार्ड को बाकी किसी भी चीज से लिंक करने पर पाबंदी लगा दी। बैंक के में आप नहीं लगा सकते और नहीं लगा सकते। अफसोस की बात यह कि अभी चंद दिन पहले सरकार ने कानून मंजूर किया, और जिस तरह यह सरकार कानून बना रही है, चाहे वो किसान खड़े हुए और बिल आखिर उनको हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, सबमिट करना पड़ा, और वो फॉर्मूलाज वापस हुए। हमारा मानना ये है कि ये जो सीए और एनआरसी का आंदोलन था वो कोविड की वजह से रुक गया था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया था। हम उस आंदोलन को दोबारा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि सीए का इशू भी बाकी है, एनआरसी का इशू भी बाकी है, इसको ख़त्म होना है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया है बंगाल से, अब ये पूरे देश के अन्य रियासतों में जाएगा और वहाँ हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सीए आंदोलन के करने के समय उस टाइम जो लोग जो एक्टिविस्ट थे अभी वो लोग जेल में है, उस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये इस सरकार की कमज़ोरी की अलामत है, क्योंकि वो उनको फेस करने की सलाहियत नहीं रखती है, उनको फेस करने की कैपेसिटी नहीं है उसके इस गवर्नमेंट के हाथ में। तो उठाकर उनको फेक और फैब्रिकेटेड इसमें चार्जशीट में उनको अंदर डाल दिया गया। लेकिन ये अगर वो ये समझ रहे हैं कि चंद लोगों को अंदर बंद कर देने से ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो ये उनकी खामख्याली है। दूसरे लोग आएंगे मैदान में, और वो लोग भी देखिए, वो चार्जेस तो साबित नहीं हो सकते उनके ऊपर में, आदमी तो कल वो बाहर आ जाएंगे। तो ये लड़ाई में उनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ये समझती थी कि अगर हम जेल भेज देंगे तो ये लोग बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, डर जाएंगे। ये इनकी खामख्याली है। हम देखिए, जितने भी राजनीतिक स्टेप्स लेने हैं सब लेंगे, जिसमें प्रोटेस्ट है, जिसमें लॉबिंग है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है, जिसमें सिविल सोसाइटी मूवमेंट से बात करनी है, जितने भी राजनीतिक मुद्दे यानी इश्यूज़ हैं और जितने भी संवैधानिक रास्ते हैं, उन सबको इस्तेमाल करेंगे।
एनआरसी के बारे में आप कोई राजनीतिक दल इसके चर्चा पे नहीं है, पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं अभी? पूरा इसलिए कि ये मुद्दा बाकी है अभी। अगर राजनीतिक दल किसी इशू पर बोल नहीं रहे हैं तो वेलफेयर पार्टी खामोश हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वेलफेयर पार्टी बेसिकली ये समझने की कोशिश कीजिए कि समाज के जो दबे पिसे कुचले लोग हैं ना, जो अनएम्पावर्ड लोग हैं, उनकी पार्टी है। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके मुद्दे उठ नहीं रहे हैं या कोई राजनीतिक पार्टी को लेके खड़ा नहीं हो रही है, उनको उन मुद्दों को हम लेके खड़े होंगे। इसलिए कि ये पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जिस तरह की पार्टियां और लोग आते हैं। हम अपॉर्चुनिस्ट लोग नहीं हैं। हम लोग जो है समाज के जो रियल इश्यूज हैं उसको लेकर चलेंगे। और ये वेलफेयर पार्टी ने कभी भी सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करती है। वो इश्यूज़ को लेकर मैदान में जाती है, आइडियोलॉजी को लेकर मैदान में जाती है। वो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी नहीं है। तो ये बात हम साफ करना चाहते हैं। विरोध कब तक चलेगा? जब तक चलेगा, जब तक वापस नहीं होता है। বলা হয়েছে শুধু সিএ নয়, সিএ থেকে শুরু করে ফ্যাসিবাদের উৎখাত পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে। এই স্টেজ থেকেই বলা হয়েছে যে হিটলার চলে গেছে, মুসোলিনিও চলে গেছে, মোদি অমিত শাহের পাপের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে, তাদের নৌকো আজ ডুবুডুবি। অতএব আমরা নিরাশ নই, আবার আমাদের এই দেশকে আমরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে আবার নিয়ে যেতে পারব এবং এই দেশের সংবিধানের যে মূল সুর, যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যকে আবার আমরা পূরণ করতে পারব, সে সম্ভাবনা আছে। তার জন্য বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা সরকারের প্রত্যেকটা ভুল পদক্ষেপের প্রতিবাদ হতে হবে আর তাকে টুথ অ্যান্ড নেল প্রতিরোধ করতে হবে। যদি আমরা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের কর্মসূচিকে আমরা লাগাতারভাবে আমাদের রাজ্য সভাপতির ভাষায় ননস্টপ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তো সাফল্য একদিন আমাদের দরজায় এসে হাজির হবে। আমি আজকের আপনাদের বলতে চাই, এই পৃথিবীটা একটা অখণ্ড পৃথিবী। শাসনের সুবিধার জন্য আমরা একে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপানে ভাগ করেছি। অন্য কোনো কারণে এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশন করা হয়নি। এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশন করা হয়েছে শুধু এই জন্য, এই পৃথিবীকে কাল্টিভেট করার জন্য, এর সমস্ত জনগণের জীবন, তাদের উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির সভ্যতার বিকাশ, এর উপর নির্ভর করে আমাদের কনসেপ্ট বা আমাদের ধারণা